क्लास 10th के इस वीडियो में आपका स्वागत है। इसमें हम लोग क्लास 10th के एनसीईआरटी की बुक का यूपी बोर्ड के हम सभी मैथ के क्वेश्चंस को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो ये एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चंस को हम लोग आज सॉल्व करेंगे। ठीक है ना, तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। ठीक है, इसको स्टार्ट करने से पहले हम लोग यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम को समझ लेते हैं, क्योंकि इसी का यूज इसका यूज इस वीडियो में है या फिर इस एक्सरसाइज में है। ठीक है, तो चलिए इसको शुरू करने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या होता है। ठीक है, तो इसको समझने के लिए सबसे पहले हम लोग एक छोटे लेवल से स्टार्ट करते हैं इसको। जैसे कि हम लोग छोटे क्लासों से ही जानते हैं कि जैसे मान लीजिए कोई नंबर है और इस नंबर का विभाजन कराना है या फिर डिवाइड कराना है। ठीक है, जैसे मान लीजिए 5 है, उसका 2 से डिवाइड कराना है, तो हम लोग जब डिवाइड कराते हैं तो 2 2 4 लिखते हैं और उसके बाद से 5 में से 4 गया 1 बचा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग डिवाइड कराते हैं। ठीक है, और इसी डिवीजन को अगर हम लोग को लिखना हो, मतलब अगर 5 को लिखना हो किस थोड़ा एक्सपेंडेड फॉर्म में, मतलब विस्तारित रूप में, तो हम लोग इसको इस तरह लिखते हैं 5 = 2 × 2 + 1। ठीक है ना, तो 2 2 4 और 1 5, यानी कि ये 5 हमें प्राप्त हो गया। ठीक है, तो 5 को ये एक विस्तारित रूप में लिखने का तरीका हुआ। उसी तरह अगर हम लोगों को 6 को लिखना हो तो 2 × 2 लिख लेंगे और +0 भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो 2 2 4 2 3 6 2 3 6 हो गया और ये 0 हो गया। ठीक है, तो किसी भी नंबर को हम लोग चाहें तो इस तरह से, मतलब इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, तो अगर कोई नंबर है, जैसे मान लीजिए 5 है या 6 है, तो कोई भी अगर नंबर है और इसको अगर हम लोग इस तरह से लिख रहे हैं तो इसी को बोलते हैं, इसी लिखने के तरीके को बोलते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। ठीक है ना, जैसे कि यहाँ पे विभाजन लिखा है तो यही विभाजन है। ठीक है, अब इसमें आगे बढ़ते हैं हम। तो ये जो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम है ये हमें बताता है कि अगर ये कोई नंबर है, मतलब 5 है। ठीक है, तो 5 मान लीजिए कोई नंबर है, ये 5 है। ठीक है, तो 5 = क्या होगा, 2 × 2 + 1। जैसे मान लीजिए डिवाइड है, तो पहले डिवाइड को समझ लेते हैं थोड़ा। जो डिवाइड के अंदर लिखा होता है उसको क्या बोलते हैं, भाज्य। ठीक है, ओके। फिर डिवाइड के जो बाहर लिखा रहता है उसको क्या बोलते हैं, भाजक। फिर उसके जो ऊपर लिखा रहता है उसको भागफल, और फिर जो नीचे बचता है उसको बोलते हैं हम लोग शेषफल। ठीक है, तो ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है इसी के क्रम को हम यहाँ पे लिखे हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे 5 लिखा था, यानी कि डिवाइड के अंदर 5 लिखा था, तो हम लोग 5 को यहाँ पे लिखे हैं। ठीक है, तो वही काम फिर से हम करेंगे, यानी जो भाज्य लिखा है उसको हम लोग यहाँ पे लिखेंगे भाज्य। ओके, भाज्य बराबर क्या हो जाएगा, भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। ओके, तो देखिए ये भाज्य था, यहाँ पे ये भाजक था और ये भागफल था, और ये नीचे जो बचा है वो शेषफल बचा है। तो मतलब भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल, यही जो तरीका है इसी को बोलते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, जिसको इस तरह से कुछ डिफाइन किया गया है, A = BQ + R। ठीक है ना, A = BQ + R, इसी को बोला जाता है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, जहाँ पर A क्या है, A भाज्य होता है, B क्या होता है, भाजक होता है, और भागफल क्या होता है, Q, और R जो होता है वो रिमाइंडर यानी कि शेषफल होता है। ठीक है, चलिए इसमें और आगे बढ़ते हैं। A यहाँ पे जो लिखा है वो A ना एक पूर्णांक होता है। ठीक है ना, और ये जो R होता है वो R जो होता है वो हमेशा < = 0 होता है एंड <b होता है। ठीक है ना, यहाँ पे जो B लिखा है वो हमेशा ये B से जो रिमाइंडर होता है वो छोटा होता है। ठीक है, चलिए अब हम लोग इसको लगाने का प्रयास करेंगे। ठीक है ना, तो ये हो गया यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। ठीक है ना, A = BQ + R, इसका यूज़ हमें, इसका मतलब कोई भी यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का यूज़ हमें इस एक्सरसाइज में सारे व्यावसायिक क्वेश्चंस को सॉल्व करने में करना है। ठीक है, और जैसे मान लीजिए A है, A मतलब एनी नंबर। ठीक है, मतलब एनी पूर्णांक, कोई भी पूर्णांक। ठीक है, जैसे मान लीजिए 5 है, 6 है, तो जब भी हम लोग को 5 लिखना होगा तो 5 न लिखकर इसको यूक्लिड के फॉर्म में लिखेंगे, मतलब 5 न लिखकर 2 × 2 + 1 लिखेंगे। ठीक है, तो हम लोग को अगर इसमें का कोई भी सवाल लगाना होगा तो हम ये ध्यान रखेंगे कि जब भी हमको 5 लिखना हो तो 2 × 2 + 1 लिखेंगे। या मान लीजिए A लिखना हो, A मतलब कोई नंबर, और कोई नंबर लिखना है तो उसे हम लोग पहले इस फॉर्म में लिखेंगे, उसके बाद ही सॉल्व करेंगे। ठीक है, जिससे कि हमें सॉल्व करने में आसानी हो।
ओके, तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 जो है उसमें दिया गया है कि 135 और 225 का एचसीएफ फाइंड कीजिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के मदद से। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम वाला यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम हम लोग समझ चुके हैं। अब उसके यूज से हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर दिया गया है हमें 135 और 225। इसको सॉल्व करने से पहले हम लोग एचसीएफ को समझ लेते हैं कि किसी नंबर का एचसीएफ कैसे फाइंड किया जाएगा। ठीक है, तो जो एचसीएफ का जो पुराना मेथड है या फिर जो छोटे लेवल का मेथड है वो है डिवीजन विधि यानी कि भाग विधि। ठीक है, तो पहले हम लोग भाग विधि सीख लेते हैं, उसके बाद से यूक्लिड विधि से हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए यहाँ पे 225 है और हमें क्या दिया गया है 135 दिया गया है। ठीक है, तो 225 और 135 का हम लोग डिवाइड कराएंगे। इसको डिवाइड कराने का थोड़ा अलग मेथड होता है, तो थोड़ा इसको ध्यान से देखिएगा। ठीक है, तो 135 है, यहाँ पे 225 है। तो सबसे पहले देख लेते हैं कितनी बार में जाता है। 1 बार में देख लेते हैं, तो 1 बार में जाएगा तो 135 यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, 5 में से 5 के 0 हो जाएगा और यहाँ पे 12 हो जाएगा। 12 में से 3 गया 9। ओके, अब हम यहाँ पे ध्यान देंगे, ये हमारा एक स्टेप कंप्लीट हो गया है डिवीजन का। अब हम लोग क्या करेंगे ना, ये जो भाजक है इसको हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। ओके, 135 को यहाँ पे लिखेंगे और फिर से डिवाइड कराएंगे। ठीक है, फिर इसको यहाँ पे लिखेंगे, फिर से डिवाइड कराएंगे। तो थोड़ा ध्यान से देखिएगा, ये जो एक स्टेप जब कंप्लीट हो जाता है तो रिमाइंडर जो होता है उसको हम लोग, ये जो यहाँ पे जो शेषफल बचता है उसको हम लोग भाजक बना लेते हैं और जो ये है उसको हम लोग भाज्य बना लेते हैं। ठीक है ना, तो चलिए अब फिर से सॉल्व करते हैं इसको। तो फिर 91 जा 90 हो गया। ठीक है, अब क्या बचा, तो 5 में से 0 गया 5 बचा और ये 4 बचा। ठीक है ना, फिर ये दूसरा स्टेप भी कंप्लीट हो गया। अब अगले स्टेप में क्या करेंगे, फिर ऐसे कर देंगे और इसको यहाँ पे लाएंगे 90 को। ठीक है, ओके, अब इसको सॉल्व करने के लिए 45 का टेबल पड़ेंगे और 90 लाएंगे। ठीक है, तो 2 टाइम्स में कितना आ जाएगा 90 आ जाएगा। ठीक है, जो कि यहाँ पे 0 आ गया। ठीक है, तो ये जो लास्ट भाजक होता है, मतलब ये लास्ट भाजक, यही हमारा एचसीएफ होता है जो हमें फाइंड करना था। तो इस मेथड से हमें नहीं फाइंड करना था, हमें फाइंड करना था यूक्लिड के डिवीजन मेथड से। तो यूक्लिड के डिवीजन मेथड को लिखने का आसान तरीका ये है कि पहले हम इस तरह से कर ले, उसके बाद से हम आसानी से लिख सकते हैं। जैसा कि हम अभी आपको पहले बता चुके हैं कि ए इक्वल टू होता है BQ + R, ये यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम होता है। ठीक है, जहाँ पर ए हम बताए हैं कि ये जो अंदर वाला होता है ये ए होता है, ये बी होता है, ये क्यू होता है और ये आर होता है। तो सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं इसको स्टेप 1 में। तो ए की जगह पे क्या लिखेंगे 225। ओके, उसके बाद से बी की जगह पे क्या लिखेंगे 135, उसके बाद से क्यू की जगह पे लिखेंगे 1, उसके बाद और आर की जगह पे लिखेंगे 90। तो ये हमारा स्टेप 1 था, 225 = 135 × 1 + 90। ओके, अब स्टेप 2 मतलब इसी के नीचे लिखेंगे। अब इसको हम लोग यहाँ पर लाते हैं, यानी कि 135 को स्टेप 2 में ये डिवाइड हुआ है। 135 को हम लोग कहाँ लिखेंगे यहाँ पे, उसके बाद से 90 × 1 और प्लस यहाँ पे 45 बचा है। ओके, तो ये हो गया। ठीक है, इसके बाद से थर्ड स्टेप में हमारा क्या है 90 है बीच में। ओके, यहाँ पे आ गया ये 90। तो 90 = क्या हो गया 45 × 2, 45 × 2 और प्लस रिमाइंडर 0 बचा है, तो यहाँ पे हम लोग 0 लिख लेंगे। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे बताए हैं कि लास्ट में जो भाजक होता है, यानी कि जो यहाँ पे होता है, ये जो बी होता है उसको भाजक बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो लास्ट में भाजक होता है वही हमारा एचसीएफ होता है। ठीक है ना, तो एचसीएफ = क्या हो गया 45, यही हमारा आंसर है। ठीक है, अब हम अगले सवाल को लगाएंगे। ये क्वेश्चन नंबर 1 था, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 लगाने का प्रयास करते हैं। ठीक है, अगर आप लोग चाहें तो इसे नोट डाउन कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है,
196 लिखा हुआ है और ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है और इसको भी इसी तरह से हमें सॉल्व करना है। ठीक है, तो इसको लगाने के लिए सबसे पहले हम लोग इसको डिवाइड करा लेते हैं, जैसे हम लोग पहले कराए थे, ताकि हमें लिखने में आसानी हो। 196, ओके। तो अगर इसे आप डिवाइड कराते हैं, इस नंबर को अगर आप डिवाइड कराते हैं, ठीक है, तो ये चूँकि एक बड़ा नंबर है, तो इसको डिवाइड कराने के लिए आपको पहले ही स्टेप में काफ़ी बार मेहनत करना पड़ेगा। ठीक है, तो जैसे कि पहले बार में डिवाइड कराएंगे, फिर ये नंबर कटेगा, फिर 9 बार में कराएंगे, फिर ये कटेगा, फिर 5 बार में। तो आप लोग घर पे करा लीजिएगा, तो और जब आप कराएंगे इसको तो इतना आएगा। ठीक है, और ये पहले ही स्टेप में पूरा कर जाएगा। ठीक है ना, जैसे कि इसमें क्या हुआ है कि कई स्टेप में लगा था, लेकिन ये जो सवाल है इसको आप एक ही स्टेप में लगा सकते हैं। ठीक है, और एक ही स्टेप में ये 0 हो जाता है। ठीक है ना, इसका रिमाइंडर 0। तो इसका आंसर आप लोग लिख सकते हैं, जो अंदर लिखा हुआ है ये आपका ए होता है, A=BQ + R होता है। ये आप यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से जानते हैं। ठीक है, तो अब आप लोग लिख सकते हैं एक जगह पे क्या लिखेंगे, जो अंदर है। ठीक है ना, 38220 = 196 × 195 + 0। ओके, तो पहले ही स्टेप में यहाँ पे 0 आ गया, तो 0 को जो सामने वाला होता है वही हमारा SCF होता है, यानी कि ये हमारा SCF हो जाएगा, यानी कि SCF = क्या हो जाएगा, 196। यही हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए इसी तरह हम आगे के सवाल को सॉल्व करते हैं, यानी कि क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं, जो कि पहले एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1 का ही है। ठीक है ना, तो इससे हम लोग डिवाइड करा लेते हैं सबसे पहले। तो 8, 6, 7 दिया गया है। ठीक है, और हमारे 255 दिया गया है। ठीक है ना, तो इसको जब हम लोग डिवाइड कराते हैं तो इसे हम लोग सबसे पहले 3 टाइम्स में देख लेते हैं। ठीक है, तो 3 टाइम्स में हमें प्राप्त होता है 3 × 5 = 15 का 5 कैरी 1, 3 × 5 = 15 1, 16 का 6 कैरी 1, 3 × 2 = 6 1 7। ठीक है ना, तो 765 हमें यहाँ से प्राप्त हुआ। तो अब हम यहाँ पे 3 लिख लेंगे और हम लोग यहाँ पे 765 लिख लेंगे और उसके बाद से सब्ट्रैक्ट करा लेंगे, तो हमें बचेगा 2 और यहाँ पे 0 हो जाएगा और यहाँ पे 1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये पहला स्टेप था और इसमें हमें 102 एज अ रिमाइंडर मिला। उसके बाद से हम लोग सबसे पहले ऐसे बना लेंगे और 255 को अंदर लिख लेंगे। ठीक है, इसके बाद से हम लोग 2 टाइम्स में देख लेते हैं कितना आता है। तो 2 टाइम्स में हो जाएगा, 2 × 2 = 4 हो जाएगा, 2 × 0 = 0 और 2 × 1 = 2 हो जाएगा। ठीक है, अब इसे हम लोग सब्ट्रैक्ट करा लेते हैं। ठीक है, तो 5 में से 4 गया 1, 5 में से 0 गया 5 हो जाएगा। ठीक है ना, यानी कि 51 बचा हमें। अब हम लोग यहाँ पे सबसे पहले इसको हम लोग इरेज कर लेते हैं। तो अब हमें यहाँ पे 51 मिला हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे 102 है। ठीक है, तो अब हम इसका डिवाइड करा लेते हैं। ठीक है, तो इस बार हम 2 से डिवाइड कराएंगे, तो 2 × 1 = हमें 2 मिलेगा, 2 × 5 = 10 मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे जाके डिवाइड कंप्लीट हुआ। ठीक है ना, अब हम इसे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के फॉर्म में लिखने का प्रयास करेंगे, जो कि आप लोग जानते हैं A=BQ + R होता है। ठीक है, A=BQ + R। ठीक है, तो A=BQ + R के रूप में इसे लिखने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो A क्या होता है, जो अंदर होता है वो A होता है, हम बता चुके हैं। ठीक है, तो 8, 6, 7 = हो जाएगा 255 × 3 प्लस रिमाइंडर, यानी कि शेषफल। तो क्या है शेषफल, 102 है। ठीक है ना, तो यहाँ पे 102 हो जाएगा। इसके बाद स्टेप 2 में हम लोग का A क्या था, A = 255, यानी कि 255। ठीक है, तो ये यहाँ पे आ जाता है, तो 255 यहाँ पे हो जाएगा। उसके बाद से यहाँ पे भाजक क्या है, 102 × 2 और प्लस रिमाइंडर कितना बचा है, 51। ठीक है, ओके, उसके बाद से 102 आ गया, यानी यहाँ पे ये 102 = क्या हो जाएगा, 51 और × 2 टाइम्स प्लस 0। तो जब भी यहाँ पे 0 आता है तो उसके सामने वाला ये देखते हैं ये क्या है, यानी कि जो भाजक होता है, यानी कि ये B, तो जो B होता है ना वही हमारा SCF होता है, यानी कि SCF = क्या हो जाएगा, SCF = हो जाएगा 51। ठीक है ना, यही हमारा आंसर है। ठीक है, ओके, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 लगाने का प्रयास करेंगे। इसके बाद से सबसे पहले इसे इरेज कर लेते हैं।
क्वेश्चन नंबर सेकंड में हमें दर्शाना है कि कोई भी पूर्णांक को, कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक अगर है तो उसे हम लोग 6³+1, 6³+3 और 6³+5 के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, यही हमें दर्शाना है या दिखाना है। ठीक है ना, तो हम इसे प्रूफ करने का प्रयास करते हैं और मान लेते हैं कि कोई पूर्णांक ए है। ठीक है, ए जो पूर्णांक है वो हमारा धनात्मक विषम पूर्णांक है। ठीक है, तो माना ए एक धनात्मक विषम पूर्णांक है। ठीक है, तो हम मान लेते हैं कि एक धनात्मक विषम पूर्णांक है। ठीक है ना, अब इसे हमें दिखाना है कि अगर ये धनात्मक भी है और साथ में विषम भी है तो इसे अगर हम लोग यूक्लिड के फॉर्म में लिखें तो इसे हम लोग सिर्फ और सिर्फ 6³+1, 6³+3 और 6³+5 के ही रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसे। तो जब हम यहाँ पे ध्यान देते हैं, जब इसको देखते हैं 6³+1, 6³+3 और 6³+5 जो कि क्वेश्चन में दिया गया है, तो जैसे कि हम यूक्लिड के एल्गोरिथम से जानते हैं कि A होता है BQ+R। ठीक है, A होता है BQ+R। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो B लिखा हुआ है, ठीक है ना, तो B क्या दिया गया है हमारे क्वेश्चन में BQ+R, यानी कि B की जगह पे हमें 6 दिया गया है। तो B 6 यानी कि हमारे क्वेश्चन में दिया है। ओके, तो अब हमें B 6 दिया है क्वेश्चन में। ठीक है, तो B तो 6 मिल गया। ठीक है, अब देखिए हाँ, यानी कि ये जो A है वो A क्या हो सकता है, यानी कि B की जगह पे 6, हमें इसे लिख सकते हैं 6Q+R। ठीक है ना, यानी कि हम लोग A को 6Q+R के रूप में लिख सकते हैं। यूक्लिड के इस फार्मूले से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से हम लोग जानते हैं कि जो R का वैल्यू होता है वो <0 एंड B होता है। ठीक है, ओके, ये हम इस यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से जानते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो R लिखा है इसका क्या पॉसिबल वैल्यू हो सकते हैं इसे समझ लेते हैं। तो R के जो वैल्यू होते हैं वो हमेशा ना B से छोटे होते हैं, यानी कि B का वैल्यू क्या है, तो B का वैल्यू 6 है। ठीक है ना, तो B का वैल्यू 6 तो दिया है, यानी कि R के वैल्यू क्या क्या हो सकते हैं, R के वैल्यू 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है और 5 हो सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले उसको लिख लेते हैं, यानी A 6Q+0 भी हो सकता है, A 6Q+1 भी हो सकता है और A 6Q+2 भी हो सकता है और ऐसे ही। तो A का वैल्यू सिर्फ 5 तक होगा, यानी कि 6 से छोटा। ठीक है ना, जो B का वैल्यू होता है वो B का वैल्यू 6 है तो 6 से छोटा होगा, यानी R का जो वैल्यू होगा वो हमेशा 6 से छोटा होगा। तो R का जब वैल्यू हम लोग 0, 1, 2, 3, 4 और 5 तक ही ले सकते हैं। ठीक है, एक चीज़ और समझ लेते हैं सबसे पहले, जैसे मान लीजिए कोई इवन नंबर है, मतलब 2 है। ठीक है, 2 का किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कराया जाए, जैसे 1 से करा लिया जाए या 2 से करा लिया जाए, हालांकि 1 जो है वो ऑड नंबर है और ये इवन नंबर है, मतलब ये विषम संख्या और ये सम संख्या है। तो जब भी किसी सम संख्या का विषम संख्या से हम लोग मल्टीप्लाई कराते हैं तो और हमेशा हमें सम संख्या ही मिलता है। ठीक है ना, सम संख्या मिलता है। ठीक है, ये समझना बहुत ही ज़रूरी है। चलिए इसका हम लोग यूज़ करते हैं यहाँ पे। देखिए यहाँ पे जो पहला नंबर हमें मिला है 6Q+0, इसमें 6 और Q ये क्या नंबर है, तो 6Q जो है वो एक इवन नंबर है। ठीक है ना, क्योंकि 6 जो है वो एक इवन नंबर है, यानी कि सम संख्या है। और सम संख्या का जब किसी भी नंबर, मतलब 1 में या 2 में या किसी भी नंबर मल्टीप्लाई कराएं, सपोज वो Q है तो Q में भी मल्टीप्लाई कराएं तो वो एक सम संख्या ही होगा, यानी कि 6Q क्या हुआ, एक सम संख्या हुआ। ठीक है ना, और देखिए अब सम संख्या में 0 जोड़ रहे हैं, तो सम संख्या में यानी अगर कुछ नहीं जोड़े हैं तो यह एक सम संख्या ही होगा। ठीक है, सम संख्या हुआ। ठीक है, अब अगला देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे सम संख्या ये है और सम संख्या में 1 जोड़ रहे हैं, तो ध्यान दीजिए सम संख्या में अगर सम में अगर सम जोड़ा जाए तो हमेशा वो सम ही होता है, लेकिन अगर सम में अगर विषम जोड़ दिया जाए तो वो विषम बन जाता है। ठीक है ना, इसको ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। ठीक है ना, यह एक कॉन्सेप्ट है। तो सम में जब भी हम लोग विषम जोड़ेंगे तो वो एक विषम बन जाएगा। तो यानी कि ये जो 6Q है वो तो एक सम संख्या है, पर ये जो 1 है वह एक विषम संख्या है। तो सम संख्या में अगर विषम संख्या को जोड़ेंगे तो हमें विषम प्राप्त होगा। ठीक है ना, यानी कि हमें विषम संख्या प्राप्त होगा। ठीक है, चलिए इसी तरह इसको देख लेते हैं। तो ये एक सम संख्या है और इसमें सम ही संख्या है, तो हमेशा ये हमें सम प्राप्त होगा। ठीक है, इसी तरह ये सम संख्या है और ये विषम संख्या है, तो हमें यहाँ पे विषम संख्या प्राप्त होगा। ठीक है,
फिर सम और फिर विषम। ओके, विषम। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि अगर b का वैल्यू 6 लिया गया है, जो कि दिया गया है क्वेश्चन में, तो जब b का वैल्यू 6 दिया गया है तो a के जो पॉसिबल वैल्यू हो रहे हैं वो एक, तो वो जो विषम वैल्यू हैं तो वहाँ वो 1, 2 और 3, सिर्फ 3 ही वैल्यू मिला है। एक ये है, एक ये है, एक ये है। तो a का जब वैल्यू हम इस तरह से पॉसिबल वैल्यू पता कर रहे हैं, जब b = 6 दिया गया है तो हमें a के कुछ वैल्यू मिल रहा है, जैसे कि a का वैल्यू यहाँ पे विषम मिला है और a का वैल्यू यहाँ पे विषम मिला है और a का वैल्यू एक यहाँ पे विषम मिला है। तो सिर्फ और सिर्फ हमें 3 विषम वैल्यू मिले हैं। और क्वेश्चन में दिया गया था कि आप प्रूफ कीजिए कि जब हम b = 6 ले रहे हैं तो इसके जो वैल्यूज हैं वो 6q + 1, 6q + 3 और 6q + 5 प्राप्त होंगे। ये प्रूफ करना था और हमने प्रूफ कर दिया कि a = 6q + 1 एक विषम संख्या हुआ, फिर a = 6q + 3 एक विषम संख्या प्राप्त हुआ और a = 6q + 5 एक विषम संख्या प्राप्त हुआ। ठीक है, तो वे सभी विषम संख्याएं क्या क्या हैं, तो a = 6q + 1, 6q + 1, 6q + 3, 6q + 5 होंगे। ठीक है, ये हमारा आंसर रहा। ठीक है ना, तो इसका मतलब यही हुआ कि वे सभी संख्याएं 6q + 1, 6q + 3 और 6q + 5 ही होंगे। ठीक है ना, और इसके अलावा जो भी पॉसिबल वैल्यू हो रहे हैं वो सभी सम संख्याएं हो रहे हैं, ना कि विषम। ठीक है, ओके। तो इसके बाद से हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 लगाना शुरू करेंगे। ठीक है, आपको दिया क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है कि किसी परेड में 616 सदस्यों वाली सेना की एक टुकड़ी या आर्मी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों सदस्यों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमें अधिकतम संख्या बताना है। ठीक है ना, तो जब भी अधिकतम संख्या कहा जाए तो अधिकतम का मतलब होता है हाईएस्ट। ठीक है ना, तो HCF इसके लिए हम लोग फाइंड करेंगे। तो चल सबसे पहले हम लोग HCF फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, तो 616 दिया गया है और 32 दिया गया है। ठीक है ना, और इसे हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसका डिवाइड करा लेते हैं। ठीक है, चलिए डिवाइड करा लेते हैं। तो इसको डिवाइड कराने के लिए हम लोग सबसे पहले 32 × 1 = 32। ओके, 1 बार में हम लोग देख लेते हैं। ठीक है ना, ओके। अब इसे हम लोग सब्ट्रैक्ट करा लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 9 बच जाएगा। ठीक है, और 5 में से 3 गया 2, यहाँ पे 2 बच जाएगा, तो ये हो गया 29। ठीक है, उसके बाद हम लोग 6 को उतार लेते हैं। ठीक है ना, और उसके बाद हम लोग डिवाइड कराते हैं आगे का प्रोसीजर। तो 32 के टेबल में इस बार 296 लाना है। ठीक है, तो इसे हम लोग 32 का 9 बार में देख लेते हैं कितना आता है। तो 9 × 2 = 18 का 8 कैरी 1। ठीक है ना, तो 9 बार में हमें 288 प्राप्त हुआ है। ठीक है, 9 टाइम्स में 288। ओके, अब हम लोग इसे सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। तो 16 में से 8 गया 8। ओके, और अब हम लोग ऐसे करेंगे। ठीक है ना, और ये जो स्टार्टिंग में होता है हम बता चुके हैं, इसको बीच में लाते हैं, यानी कि 32 बीच में हो जाएगा। ओके, अब 8 × 4 = 32। ओके, तो यहाँ पे हमारा ये डिवीजन फाइनल हुआ। इसे हमें यूक्लिड्स के फॉर्म में लिखना है। तो यूक्लिड्स का फॉर्म हम लोग बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं, A = BQ + R। ठीक है ना, ओके। चलिए इसको कर लेते हैं। तो एक यहाँ पे क्या लिखेंगे जो अंदर होता है, यानी कि 616। तो 616 = क्या हो जाएगा 32 और फिर इंटू ऊपर क्या है 19 और प्लस रिमाइंडर यहाँ बचा हुआ है जो कि 8 है। ठीक है ना, इसको ध्यान रखिएगा। उसके बाद से हम लोग क्या करेंगे, 32 को यहाँ पर लाएंगे। ओके, तो 32 = क्या हो जाएगा 8 × 4 और प्लस रिमाइंडर कितना है 0। तो 0 के जो सामने वाला अंक होता है वही हमारा HCF होता है। ठीक है ना, तो HCF = क्या हो जाएगा, HCF = हो जाएगा 8। यही हमारा आंसर है। ठीक है ना, तो उसमें अधिकतम संख्या पूछा था तो वही अधिकतम संख्या 8 है, यह हम लोग लिख लेंगे। ठीक है ना, ओके। तो हम लोग अब इसे थोड़ा कर लेते हैं। यहाँ पे लिख लेते हैं आंसर, वह अधिकतम
संख्या आठ है। ओके, तो ये रहा इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन, ठीक है ना। अब इसे आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया गया है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम यानी का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m के रूप में लिखा जा सकता है, ठीक है। तो इसे हम लोग चलिए सॉल्व कर लेते हैं। ओके, तो मान लीजिए कि हम एक कोई पूर्णांक ले लेते हैं, उसका नाम x है या फिर a है। तो माना वह पूर्णांक a है, ठीक है ना, हम x भी मान सकते थे, ठीक है। तो माना वह पूर्णांक a है, तो हमें यहाँ पे कहा जा रहा है कि अगर a कोई पूर्णांक है, कोई भी पूर्णांक है, ठीक है, कोई भी धनात्मक पूर्णांक है, तो अगर इसका हम लोग वर्ग कर रहे हैं, ठीक है, अगर वर्ग कर रहे हैं तो उसको हम लोग इस रूप में या फिर इसी रूप में सिर्फ लिखा हो सकता है, ठीक है ना। तो इसी को हमें प्रूफ करना है, तो चलिए देख लेते हैं, ठीक है। तो अगर माना वह पूर्णांक a है, ठीक है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से हम a के वैल्यू को थोड़ा इस तरह से लिख लेते हैं, a = 3q या 3q + 1, ठीक है, या फिर 3q + 2 भी लिख सकते हैं, 3q + 2, ठीक है ना। तो ये जो है 3q + 1 और 3q + 2 ये कोई भी नंबर है, ठीक है ना। और ठीक है, तो कोई भी नंबर हो, या 3q हो या फिर 3q + 1 हो या फिर 3q + 2 हो, ठीक है। तो इसका अगर हम लोग स्क्वायर करा रहे हैं, ठीक है ना, तो जब भी हम स्क्वायर कराएंगे तो वो इस रूप में मिलेगा, ठीक है ना। तो इसे हम चेक कर लेते हैं या फिर प्रूफ कर लेते हैं, ठीक है। तो चलिए हमें इसका वर्ग कराते हैं, ठीक है ना। ओके, वर्ग करने पर देखिए वर्ग करने पर क्या हो रहा है। तो a है तो a का स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि a का वर्ग हो जाएगा। तो a का वर्ग क्या हो जाएगा, 3q का होल स्क्वायर, ठीक है ना। या फिर अगर इसका वर्ग कराया जाए तो 3q + 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, या फिर ये 3q + 2 का होल स्क्वायर, ठीक है ना। तो थोड़ा इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे a + b का होल स्क्वायर का फार्मूला यूज होगा, ठीक है ना। तो हमारा क्या हो जाएगा, a² = 3q का होल स्क्वायर। ओके, इसे हम लोग थोड़ा सा और सिंपल तरीके से इसे हम सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 9। ओके, और q का स्क्वायर क्या हो जाएगा, q², ठीक है ना। तो जब इसे हम लोग सॉल्व करेंगे तो 9q² हो जाएगा, ठीक है ना। अब इसे हम लोग सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। तो a + b का यहाँ पे फार्मूला यूज होगा, a + b का होल स्क्वायर, ठीक है ना। तो a + b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² मतलब 3q का होल स्क्वायर, a² + 2 × a का वैल्यू 3q × b का वैल्यू 1 और प्लस b² यानी कि 1। ओके, या फिर इसका अगर स्क्वायर कराया जाए तो a + b का होल स्क्वायर का फार्मूला यहाँ पर भी यूज होगा। तो ये क्या हो जाएगा, फिर ये भी वही हो जाएगा, 3q का होल स्क्वायर प्लस 2 × 3q × b प्लस b² यानी कि 4 लिख रहे हैं डायरेक्ट, ठीक है ना। तो यहाँ पे हो जाएगा 4, ठीक है ना। तो अब इसको अगले स्टेप में आते हैं। तो a² हो जा रहा है, इसको देखिए, इसमें हम लोग ना 3 कॉमन लेंगे, क्योंकि हमें 3m प्राप्त करना है तो हम लोग यहाँ पे 3 कॉमन लेंगे, ठीक है ना। तो अब 3 कॉमन ले लिया जाएगा तो 3 × 3 = 9, 3q² बचा। ओके, तो देखिए यहाँ पे 3 बचा और हमें यहाँ पे m लाना है, तो 3q² को हम लोग m मान लेंगे, तो हमें यहाँ पे क्या प्राप्त हो जाएगा, 3m प्राप्त हो जाएगा, ठीक है ना। ओके, चलिए अगले स्टेप में यहाँ पे आते हैं हम लोग, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 3q², इसको अगर हम लोग खोल लेते हैं थोड़ा और, तो 3 × 3 = 9 हो जाएगा और q² हो जाएगा, ठीक है ना। 2 × 3 = 6, यहाँ पे 6q हो जाएगा और प्लस 1 हो जाएगा, ठीक है। इससे अगले स्टेप को भी इसी तरह सॉल्व हम लोग कर ले रहे हैं। तो इसमें हम लोग 3 कॉमन लेते हैं, ठीक है ना, इन दोनों में सिर्फ, ठीक है, इन दोनों में 3 कॉमन ले रहे हैं। तो क्या हो जाएगा, 3 हो यहाँ पे कॉमन हो जाएगा, तो 3 × 3 = 9, 3q² और प्लस 3 × 2 = 6 और q और प्लस 1। ओके, तो देखिए यहाँ पे 3 और इसका वैल्यू हम लोग m मान लेंगे, जहाँ पे m कोई भी पूर्णांक है, तो 3m + 1 हो जाएगा, जो कि यहाँ पे दिया गया है, ठीक है ना। अब इसी तरह हम लोग आगे भी सॉल्व कर सकते हैं चाहे तो इसको भी, ठीक है ना। चलिए इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, 3 × 3 = 9, 9q² हो जाएगा यहाँ पे, और ये 2 × 2 = 4, 3 = 12, तो 12q हो जाएगा और यहाँ पे 4 दिया गया है। ओके, अब हम लोग इसको और सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा
हाँ, इसमें से हम तो 3 कॉमन ले लेते हैं। तो जब 3 हम लोग कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 कॉमन लेंगे तो हो जाएगा 3 3 9 3q², ओके, और प्लस 4q, ओके, और प्लस 4 हो जाएगा, ठीक है ना। तो 3m प्लस 4 भी हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमें चूँकि 2 ही प्रूफ करना था, ये सिर्फ 2, तो इसको नहीं लिखेंगे तो भी काम चल जाएगा, ठीक है ना। इतना ही 2 से ही हमारा प्रूफ हो जाएगा। तो हमें प्रूफ ये करना था कि जब कि पूर्णांक है जो कि a है और उसका जब हम लोग वर्क कराते हैं तो वो या तो 3m के रूप में मिलता है या तो 3m प्लस 1 के रूप में मिलता है, या तो 3m के रूप में या फिर 3m प्लस 1 में, ठीक ना। तो यहाँ पे ये जो है 3q² प्लस ये, तो इसको हम लोग 3m मान लेंगे और प्लस 1, इसे हम लोग m मान लेंगे, ठीक है ना। और यहाँ पर लिख लेंगे कि जहाँ m बराबर m इक्वल टू 3q² प्लस 2q, ओके, ठीक है ना। तो ये इस तरह से प्रूफ हो गया कि a² का जो वैल्यू होता है वो 3m आता है या फिर 3m प्लस 1 आता है, ओके, या फिर 3m प्लस 4 आता है, ठीक है ना, जो कि ये प्रूफ हो गया।